हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक एक कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 कवर कर लिया है जहां पे हमने बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करे अपने कि किस फ्लो में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है और क्यों बनता है, उसका लॉजिक क्या है, वो सब चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी। ठीक है, तो आपने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ अच्छे से समझी होगी। अगर आपने बच्चों वो वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले एक बार देख लो, उससे आपको पूरे चैप्टर में इतनी क्लैरिटी आ जाएगी और इतना आसान लगने लगेगा आपको। ठीक है, और ये अब देखो हम एक एक करके स्टेप वाइज चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा पहला स्टेप क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो चलो आज के वीडियो में हम ये पहला स्टेप यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने बच्चों क्या देखा था कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और जितने भी डायरेक्ट इनकम हैं वो सारे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लो, वो अगर एग्जाम्पल आप समझ लोगे ना तो आपको और आसानी हो जाएगी। देखो सपोज एग्जाम्पल एक छोटा सा हम लोग एक अजम्पशन लेते हैं कि हम चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री हमने डाली। तो हमारा बिजनेस क्या है कि हम चॉकलेट बनाते हैं और उसको बेचते हैं। ठीक है, चलो तो अब चॉकलेट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या लाना पड़ेगा। चलो एग्जाम्पल 3 बेसिक सी चीज़ें, मिल्क, दूध लगेगा, शुगर लगेगा और कोकोआ लगेगा। ठीक है, चॉकलेट बीन्स लगेंगी। एग्जाम्पल, तो ये तीनों हमारा क्या हो गया बच्चों, ये तीनों हमारा हो गया रॉ मटेरियल जो हमें चॉकलेट बनाने के लिए सामान लगेगा। ठीक है, अब ये चॉकलेट बनाने के लिए जो सामान हम लेकर आ गए उसको हमने मिला के एक मशीन में डाल दिया। ठीक है, ये हमारी मशीन है सपोज। ठीक है, इसमें हमारी अब चॉकलेट बन रही है। अब इस मशीन से फिर हमारी सपोज एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है वैसे रियल लाइफ में। आप अगर कभी कोई फैक्ट्री जाएं, चॉकलेट फैक्ट्री जाके देखें किस तरह से चॉकलेट बनती है, लेकिन अभी हम एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मशीन में कुछ लोग पूरा ये सब सामान लेके आते हैं, सारा ये मिला के मशीन में पूरी चॉकलेट्स बनाते हैं और ये हमारी चॉकलेट्स पैक होके यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन जाती हैं। क्लियर है? ठीक है, तो बस बच्चों अब एक चीज समझ लो, क्या कि रॉ मटेरियल को लाने से लेकर, ठीक है, अब इस फैक्ट्री में जो बिजली यूज हो रही है, ठीक है, फैक्ट्री की जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये मशीन को चलाने के लिए हमें पावर लग रहा है, फ्यूल लग रहा होगा। ठीक है, जो भी छोटे मोटे सारे खर्चे हैं फैक्ट्री से रिलेटेड, यहाँ पे जो लोग हैं ये चॉकलेट बना रहे हैं, ये हमारे कौन हो गए, लेबर हो गए। ठीक है, जो चॉकलेट को डायरेक्टली बनाने में मदद कर रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको हम क्या दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, मेहताना दे रहे हैं, मेहनताना बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वेजेस वगैरह जो दे रहे हैं लेबर को, वो सब हमारा क्या हो गया, वो हमारे सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गए। तो अब एक चीज समझो, चॉकलेट को बनाने का जो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड बनने तक का जो सफर है, उसमें जो भी सारे खर्चे आ रहे हैं वो हमारे कहाँ आ जाएंगे, वो हमारे आ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। बस यही था कॉन्सेप्ट। अच्छा, इतना सिंपल था? यस बच्चों, तो अब आपको समझ में आ गया कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट इज नथिंग बट रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनने का सफर। तो आपने ये देख लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट का लॉजिक क्या है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखो एक एक आइटम को कि कैसे आपका वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने का सफर आपका इसमें कवर हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में पहला आइटम क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या, ऐसे गुड्स जो पिछले साल नहीं बिक पाए, ठीक है, पिछले साल बिकना रह गए, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक आपका फिनिश्ड गुड का भी हो सकता है और रॉ मटेरियल अगर कुछ बच गया है, मिल्क, शुगर, कोकोआ में से कुछ बच गया है, वो आपका सब ओपनिंग स्टॉक में आ जाएगा। ठीक है,
तो वो आपका एज रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। अगर कुछ चॉकलेट्स बच गई हैं तो वो आपका चॉकलेट का ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इस साल हमने और परचेजेस किए, ठीक है, सपोज हमने रॉ मटेरियल और खरीदे, ठीक है, या जो भी गुड्स में हम डील करते हैं, सपोज रसगुल्ला खरीद के बेचते हैं, तो जितने भी रसगुल्ले खरीदे इस साल बेचने के लिए वो सब हमारे क्या आ जाएंगे, परचेजेस में, ठीक है। और उसमें से माइनस क्या हो जाएगा, जो हमने रसगुल्ले या जो भी हमने रॉ मटेरियल है वापस किया, ठीक है, जो भी परचेजेस की थी बट किसी भी कारणवश हमने उसको वापस किया, वो हमारा क्या हो जाता है, रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न, ठीक है। तो ये इसमें से माइनस होके क्या हो जाता है, नंबर 1 देखो यहाँ पे लिखा है हमने, इसको बोलते हैं बच्चों नेट परचेजेस, ठीक है। तो नेट परचेजेस नथिंग बट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। तो ये हमारी क्या आ जाती है, नेट परचेजेस, मतलब नेट आपने कितनी परचेजेस करी, ठीक है, आया समझ में। और क्या आता है बच्चों, और आता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो हमारे गुड्स को बनाने के लिए डायरेक्टली जो खर्चे हो रहे हैं, जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं टू मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड, जिसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो हमारा मतलब बिजनेस है जिस पर्टिकुलर गुड का, ठीक है, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है भाई। उसके बाद क्या आता है, अब क्रेडिट साइड पे आ जाओ। यहाँ पर हमारे क्या थे, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह आपने सब यहाँ ले लिए। अब डायरेक्ट इनकम्स, तो डायरेक्ट इनकम बच्चों गुड से रिलेटेड डायरेक्टली जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड एक ही है, क्या, जो आप गुड्स बेच रहे हो, दैट इज सेल्स, ठीक है। तो सेल्स में क्या आता है, जो हमारा जिस चीज़ का बिजनेस है, जैसे यहाँ चॉकलेट का बिजनेस है तो चॉकलेट बेच के कितनी सेल्स हुई वो सारी यहाँ आ जाएगी, है ना। उसमें से हम माइनस करके दिखाएंगे क्या, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नेट सेल्स। तो नेट सेल्स जो आपका नंबर 2 है दैट इज नथिंग बट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। आ रहा है समझ में, ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। और क्या आता है आपका क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इस साल के एंड पे, ठीक है, जैसे जो जनरली फाइनेंशियल ईयर का एंड क्या होता है 31 मार्च, तो 31 मार्च को हमारा इतना इतना स्टॉक है वो बच गया जो बिक नहीं पाया, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आया समझ में। अब देखो, अगर आपका इनकम साइड ज़्यादा, क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ा आएगा, ग्रेटर आएगा देन द डेबिट साइड, तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका। और वहीं पर अगर आपका डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा भारी आएगा क्रेडिट साइड से, वो ज़्यादा, उसका टोटल ज़्यादा बड़ा आएगा क्रेडिट साइड से, ठीक है, तो आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा और वो क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रॉस लॉस। क्यों, क्योंकि वो हमारा खर्चा जो है वो ज़्यादा हुआ है, इनकम कम हुई है कंपैरेटिवली। तो आपको ये समझ में आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है और जिसको हम कहाँ पे जाके ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में बच्चों, ठीक है, इसको हम P&L अकाउंट में लेके जाते हैं। आया समझ में। तो ये आपका बच्चों पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान से देख लो, क्या कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो आते हैं, वो अच्छे से याद कर लो, ठीक है, और उसका लॉजिक भी समझ लो। चलो, तो बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे ये सारे खर्चे हैं ओवरऑल जो आते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका आता है कैरेज, फ्रेट या कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड्स मतलब बच्चों क्या होता है कि जो मैं यहाँ पे चॉकलेट के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदा है ना, मिल्क, शुगर, कोकोआ, तो जो ये मैं गुड्स रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए या जो गुड्स अगर मैं खरीद रही हूँ, ठीक है, तो उसके लिए जो मुझे ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ रहा है, मतलब कैरियज ऑन परचेजेस भी बोलते हैं इसको। तो परचेज करते वक्त जो मुझे ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं कैरियज इनवर्ड्स, ठीक है। तो वो हमारा डायरेक्टली उसी के कारण हमारे गुड्स बन पा रहे हैं, वो रॉ मटेरियल है, वो परचेज गुड्स जो कर रहे हैं हम उसके कारण ही हमारे ये बन पा रहा है गुड, ठीक है। तो इसीलिए ये डायरेक्टली रिलेटेड है टू द हमारा गुड्स, ठीक है, गुड्स को बनाने से या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से डायरेक्टली रिलेटेड है ये वाला खर्चा। वेजेस या वेजेस एंड सैलरीज, तो बच्चों जो भी लेबर है जो यहाँ पे काम पे लगी हुई थी, ठीक है, जो पूरे हमारे गुड्स को बनाने में हेल्प कर रही है, उसको हम क्या देते हैं, उसको जो भी हम पैसे देते हैं उसको हम बोलते हैं वेजेस, ठीक है। तो वेजेस बोले या वेजेस एंड सैलरी बोले, तो अगर ये इन दो टर्म्स में से कुछ भी है तो वो आपका कहाँ आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। बस आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि क्या क्या आएगा। पावर, इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके फैक्ट्री में जब आपकी चॉकलेट बन रही है तो बिजली वगैरह सब लगेगी,
ठीक है। तो पावर लगेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, आपकी मशीन कैसे चलेगी वरना, ठीक है। तो ये सब आपका, ये भी गुड्स को बनाने से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। फ्यूल, तो मशीन को चलाने के लिए आपको फ्यूल वगैरह लगेगा, ठीक है, या जो भी चीज़ें कर रहे हो आप उसके लिए फ्यूल लगेगा फैक्ट्री में, ठीक है। तो प्रोडक्शन के लिए हमें डायरेक्टली गुड्स के प्रोडक्शन के लिए आपको फ्यूल की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जिस फैक्ट्री में आपके गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या गुड्स आपके प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे हमारी चॉकलेट की एक फैक्ट्री है, तो उसका आप रेंट भी भर रहे होगे, तो वो रेंट भी बच्चों क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, ठीक है। ड्यूटी ऑन परचेजेस, तो अब सपोज आप बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हो, जो आपने रॉ मटेरियल मंगवाया है ना, सपोज ये मिल्क वगैरह आप बाहर से बोलवा रहे हो कि हम लंदन की चॉकलेट्स बनाएंगे, लंदन के शुगर होगा, लंदन से मिल्क मंगवा रहे हैं, कोकोआ बीन्स मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो उस पर बच्चों कुछ ना कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, बाहर से क्योंकि मंगवा रहे हैं तो हमें कुछ कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। तो इस तरह का अगर आप कुछ टैक्सेशन वगैरह दे रहे हो तो वो भी आपका किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। रॉयल्टीज, तो रॉयल्टीज बच्चों एक छोटा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो, सपोज अगर डेयरी मिल्क है तो उसकी अपना एक रेसिपी होगी उस चॉकलेट को बनाने की, ठीक है। तो उन्होंने उसका अपना एक कॉपीराइट करवा के रखा होगा कि हाँ ये रेसिपी उनकी है, ठीक है। तो अब बच्चों उस पेटेंट के लिए, जैसे सपोज मुझे डेयरी मिल्क मुझे भी बनानी है, तो मुझे उनको उस चीज़ के लिए रॉयल्टी देनी पड़ेगी कि मैं आपकी तरह आपकी रेसिपी को देख के मैं चॉकलेट बना रही हूँ, ठीक है। इस तरह का रहता है रॉयल्टीज़ का, तो अभी बेसिक बस समझ लो, ठीक है। तो रॉयल्टीज़ अगर मैं पे कर रही हूँ तो वो भी मेरे गुड्स को बनाने के लिए ही है, तो वो इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स, तो कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होता है बच्चों, जैसे आपको आग जलानी है तो उसके लिए लकड़ियाँ, जैसे छोटा मोटा सामान, फ्यूल, पेट्रोल वगैरह ये सब चीज़ें लगती हैं आपको, तो ये सारी कंज्यूमेबल स्टोर्स में आ जाते हैं, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएगा। अच्छा, कंज्यूमेबल स्टोर्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला और है बच्चों, कैसे आएगा वो, ओपनिंग स्टॉक। तो कंज्यूमेबल स्टोर्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपकी मशीन को रन करने के लिए आपको इंजन ऑयल चाहिए, ठीक है, उसका इंजन तभी चल पाएगा, ग्रीजिंग वगैरह के लिए चीज़ें छोटी मोटी चाहिए, है ना, या कोई कॉटन वेस्ट चाहिए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सब हमारी कंज्यूमेबल स्टोर्स में आता है। सोप होता है ना, फैक्ट्री में जो बेसिक कुछ कंज्यूम करने के लिए चीज़ें होती हैं वो आपके कंज्यूमेबल स्टोर्स में आ जाएगा, ठीक है। इसका एक बच्चों फॉर्मूला है, वो याद कर लो कि कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होगा आपका, ओपनिंग स्टोर्स, अगर कुछ बचे हुए हैं ऐसे ये छोटे मोटे सामान पिछले साल के, वो हमारे क्या हो जाएंगे, ओपनिंग स्टोर्स, प्लस परचेज ऑफ स्टोर्स, इस साल अगर हमने और कुछ खरीदा है उसमें, ठीक है, माइनस अगर जो इस साल के एंड पे बचा है, दैट इज माइनस क्लोजिंग स्टोर्स। तो देखो जितने स्टोर्स ऑलरेडी थे प्लस हमने और कुछ खरीदे और माइनस जो हमारे बचे रह गए, मतलब ये आपका क्या निकल गया, ये आपके निकल गए जो आपने एक्चुअली यूज़ किया, कितना कंज्यूमेबल स्टोर्स आपने यूज़ किया इस साल, वो आपका इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो वो भी हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं गुड्स को बनाने में सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो भी खर्चे आपके डायरेक्टली गुड्स को बनाने के लिए लग रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं, वो सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। एक काम कीजिए, अब इसको नोट कीजिए एक एक करके। चलिए ये नोट कर लिया, अब ये एक और नोट कर लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। चलिए बच्चों, तो आपने आज सीख लिया कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है और क्या क्या चीज़ें आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं। ठीक है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, प्लस आपने ये भी देख लिया कि आपकी नेट परचेजेस नेट सेल्स क्या होती हैं और आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या खर्चे कवर हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये आपने पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया, आज हमने अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में इसके हम इलस्ट्रेशंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सारे ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो हम कवर कर लेंगे। चलिए बच्चों, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।